नमस्कार, जी संगम देख रहा है। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। देश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गंभीर चरमपंथी आतंकी हमला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक दुखद खबर आ रही है फ्रांस के पेरिस से, जहां मैगजीन चार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले की खबर है। इस हमले में मैगजीन के संपादक स्टीफन शार्पनेर समेत 10 पत्रकार जर्नलिस्ट मारे गए हैं। 2 आतंकी हमले में पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई है। मैगजीन के कार्टूनिस्ट काबू को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल चार्ली एब्दो में पैगंबर साहब को लेकर, बगदादी को लेकर विवादित कार्टून जो छपे थे उसको लेकर यह हमला हुआ। ये 2 हमलावर आप देख सकते हैं, मास्क्ड गनमैन, बंदूकधारी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने इस पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। फ्रांकोइस होलांदे ने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर पूरा फ्रांस शोक में। और ये देखिए, ये आवाज सुनिए, ये आवाज कितनी खौफनाक होगी जब वहां पर हमला हुआ है। These sophisticated weapons, which is something that speaks to an organized. These sophisticated weapons, which is something that speaks to an organized. Plot rather than a lone wolf. There are generally a lot more amateurish, and that's why lone wolves in the past. किस तरीके से बंदूकधारी जो ये आतंकी थे गोली मारकर फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत फ्रांस के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस हमले की निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हमले को कायराना बताया है। हमले की वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कैसे ये गनमैन जो थे, जैसे बंदूकधारी जो ये आतंकी थे, इन्होंने हमला करा और गाड़ी में बैठकर ये चले गए। इसमें पत्रकारों की मौत के साथ साथ इस सैटिरिकल न्यूज़पेपर जो ये है चार्ली एब्दो, इसके संपादक की भी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद खबर। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि फ्रांस 3 चीजों के लिए जाना जाता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। और कह सकते हैं लिबर्टी का गला यहाँ पर घोटा गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब पर पेरिस में कायराना ये हमला करके ये दहशतगर्द भाग रहे थे। मोहम्मद साहब और बगदादी की जो विवादित तस्वीर छपी हुई थी, उस तस्वीर के छपने के बाद से ये पूरा वाकया था। लगातार विरोध हो रहा था। हालांकि कार्टूनिस्ट संपादक को भी मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जर्नलिज्म जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत आता है, वहां पर इसका निश्चित तौर पर गला घोटा गया है। ये आप बंदूक की आवाज भी सुन सकते हैं। आपको हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें फायरिंग की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। 2 पुलिसकर्मियों की मौत, फ्रांकोइस होलांदे हालात पर। ये देखिए, फायरिंग की आवाज, आपात बैठक बुलाई गई और इसे कायराना हमला बताया गया और मुंह तोड़ जवाब देने की बात सामने निकल कर आ रही। तो सिडनी के बाद अब पेरिस अगला निशाना आतंकियों का। ये आतंकी हमले को लेकर पूरा फ्रांस शोक में है, ये राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे ने कहा है। और खासतौर पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो फ्रांस की खासियत रही है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात, तो लिबर्टी कहीं यहाँ पर देखने को मिली। आतंकी घुसते हैं, सबको मौत के घाट उतारते हैं और चले जाते हैं। इसमें 15 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं वो घायल हुए और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस दफ्तर को शिकार बनाया गया। पहले भी 2007 और 8 में ये सैटिरिकल न्यूज़पेपर का जो दफ्तर था, मैगजीन का जो दफ्तर था, वो आतंकियों के निशाने पर रहा है। Sorry for jumping in, but on those images we just saw, we also see that. तो 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक में ये हमलावर हमला करके फरार हो गया और एक में कहां ये पहुंचे, मास्क गनमैन थे, पूरी तरीके से नकाबपोश आतंकी थे ये, और सोफिस्टिकेटेड हथियारों से ये पूरी तरीके से लैस थे। इन्होंने ये हमला किया और आगे भी ये चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरीके के हमले, कायराना हमले जो हुए हैं, उनकी तरफ से हमले जारी रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 2 आतंकी नहीं बल्कि 3 से ज्यादा आतंकी थे और काफी रेकी के बाद इन्होंने पूरा हमला किया है। अब आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें फायरिंग की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। दहशत में पूरा स्पेन। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ जो कार्टूनिस्ट हैं और जो संपादक हैं
उनकी मृत्यु हुई है। पेरिस में आतंकी हमला हुआ है जिसमें शार्ली एब्दो के संपादक और शार्ली एब्दो के कार्टूनिस्ट की मौत हुई है। तो पेरिस में जो शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला हुआ, इसके संपादक और कार्टूनिस्ट की मौत हो गई है। कार्टूनिस्ट का नाम खाबू है और वो दुनिया के हाईएस्ट पेड कार्टूनिस्ट कहे जाते हैं। इन दोनों की इस दुखद आतंकी घटना में मृत्यु हो गई। और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वापस वतन लौटते हैं, भारत लौटते हैं। बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदू महासभा और गोडसे मंदिर पर उठे विवाद से आरएसएस ने किनारा कर लिया। आरएसएस की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि उनका हिंदू महासभा और उसकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस का कहना है कि हिंदू महासभा अपने स्तर पर गोडसे मंदिर से जुड़ी गतिविधियां चला रही हैं, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आरएसएस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि संघ हिंदुत्व के मसले पर सावरकर के सिद्धांतों का समर्थन करता है, लेकिन गोडसे पर सावरकर के जो विचार है उसके साथ संघ नहीं है। तो संघ के रुख को सामने लाने के बाद संघ से जुड़े लोग इस रुख का समर्थन कर रहे हैं। वहीं हिंदू महासभा के नेताओं ने संघ की आलोचना शुरू कर दी है। ये दो बयान आपको सुना देते हैं। और किसी भी हत्यारे का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो सकता है, चाहे वो लिंकन का हत्यारा हो या गांधी जी का हत्यारा हो या श्रीमती इंदिरा गांधी का हत्यारा हो या राजीव गांधी का हत्यारा हो। ग्लोरिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देख, किसी भी तरह से सम्मान की दृष्टि से जो देखते हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जब जब हिंदुत्व आंदोलन का उभार होता है और कांग्रेस हाशिए पे जाती है, तब तब कांग्रेस कुछ ऐसे तत्वों का उपयोग हिंदुत्व आंदोलन की छवि खराब करने में करती रही है। बिल्कुल सही कहा, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू कॉज में वो कभी जो है एकत्रित नहीं हुए। वो केवल सत्ता की लड़ाई के लिए एकत्रित होते हैं जब भी उन्हें हिंदू याद आता है। ये आरएसएस वही है जो गांधीवध हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो है हिंदू महासभा से अलग होकर जनसंघ बनाई थी। इस इतिहास को बहुत से उस पीढ़ी के लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते। वहीं राम मंदिर मुद्दे पर एसपी राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के बयान पर सियासत गरमा गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने जहां इस बयान को बोला है कि बयान देने से पहले आजम खां की इजाजत ली थी, वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास ने एसपी सांसद के बयान का समर्थन किया। अयोध्या मामले के मुद्दई हाशिम अंसारी ने वहीं कहा कि इस मामले पर मुनव्वर सलीम को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अयोध्या का मसला सुप्रीम कोर्ट से सुलझेगा, बयानबाजी से नहीं। उनके मन में जो विचार आया वो उन्होंने व्यक्त किए। क्योंकि इतना पूछना चाहता हूं कि आजम खान साहब से उन्होंने पूछ लिया इस बयान को देने से पहले, नंबर 1। इसलिए अगर राम के मंदिर के प्रश्न पर समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि बनना चाहिए और हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, मैं उनके विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन प्रतीक्षा करता हूं कि कितनी देर वो इस विचार पर टिकेंगे। यदि सभी लोग मिलकर के राम मंदिर की बातें करते हैं तो आपस में देश में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, इसलिए श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए हम उनके वक्तव्य का हृदय से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। राम मंदिर का कोई तारीखी सबूत तो है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कितने दिन रहेगी और सलीम साहब कितने दिन तक संसद रहेंगे, वो अपने दिमाग का इलाज करा लें और बाबरी मस्जिद जन्मभूमि पर राजनीति करना छोड़ दें। अब मैं उनको दावत देता हूं कि वो अयोध्या आए और यहीं आके बयान दें कि मंदिर कहाँ बनेगा। जो अयोध्या का मसला है, जो मस्जिद मंदिर का मसला है, वो सबको मालूम है कि केस ऑलरेडी अब सुप्रीम कोर्ट में है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी तंजीमें हैं सबका ये एक मुत्तफका फैसला है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उस पर हम लोग तमाम लोग अमल करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान के प्रोफेसर हनीफ शास्त्री का कहना है कि राम शब्द ईश्वर का नाम है। लोग भटक कर इसे दशरथ के पुत्र तक सीमित करते हैं। राम का अर्थ है जिसमें पूरा संसार रमा हो। राजनीति के मतलब परस्त लोग जनता को भटका देते हैं, तभी देश की गंगा जमुनी तहजीब कारगर अभी तक नहीं हो पाई। राम शब्द जो है रमन्ते यस्मिन योगिना, जिसमें सारा संसार जो है रमा हुआ है, सारा संसार जिसमें लिप्त है, वह राम है। तो दोनों नाम ईश्वर का ही है, लेकिन चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ पुत्र ने ईश्वर के निर्देशों के अनुकूल अपना जो आचरण किया, तो लोग यह भूल ही गए कि यह राम वंदनीय है कि वह राम वंदनीय है। और आगे बढ़ते उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। साक्षी महाराज के विवादित बयान पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। वहीं जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने साक्षी महाराज को लेकर आरएसएस और प्रधानमंत्री दोनों पर निशाना साधा। सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव जगमती सांगवान ने भी साक्षी महाराज के बयान की निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि अब केंद्र सरकार को ये बताना होगा कि देश परिवार नियोजन पर चलेगा या फिर साक्षी महाराज की सलाह पर चलेगा। स्वाभाविक रूप से वो समाज में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब कोई बात वो बोलते हैं तो उस पर पार्टी से सवाल होता है। इसलिए हमारी ये अपेक्षा जरूर है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और सार्वजनिक रूप से यदि वो किसी विषय पर अपनी राय रखते हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को बोलना है, किन बातों को नहीं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अशोक सिंघल जी, मोहन भागवत जी समेत सभी संघ के नेताओं के लिए मैंडेटरी हो कि शादी करें और 5 बच्चे पैदा करें, फिर भारतीय समाज के अन्य हिंदू समाज के लोगों से निवेदन करें तो अच्छा रहेगा। राजस्थान की वो तो 2 से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़ने दे रही, और इधर ये कह रहे हैं कि हर हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महाराज की माने या महारानी की माने। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी ये पॉलिसी को वाजे करना चाहिए कि उनकी पॉलिसी जो साक्षी महाराज कह रहे हैं वो है, या उनकी पॉलिसी जो एक अरसे से फैमिली प्लानिंग की चली आ रही है वो है। किस लाइन पर गवर्नमेंट इस सिलसिले में काम करेगी, ये फैसला करना और अपना इस पर स्टेटमेंट देना सेंट्रल गवर्नमेंट की हम समझते हैं कि इस बयान के बाद जिम्मेदारी बन जाती है। वहीं केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने बीएसपी में जारी बवाल पर बयान दिया है। बीएसपी के बागी नेताओं पर पूनिया ने कहा कि कल तक यही लोग मायावती के लिए पैसे लाते थे और खुद भी पैसे के दम पर सांसद ये बने हैं, लेकिन अब इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो ये लोग अपना मुंह खोल रहे हैं। आरोप ये भी लगाया है कि मायावती को पैसे दिलवाने में बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। जो अब छोड़ के जा रहे हैं, यही उनके माध्यम बनते थे पैसे दिलाने के। यही मुर्गी फंसा के लेके जाते थे कि बहन जी ये हम लेके आए हैं, ये इतना पैसा देंगे। तो हर तरफ से गंदगी बसपा में थी, वो गंदगी फूट के बाहर आ रही है और वो जनता में पहुंच रही है, और ये गंदगी राजनीति से समाप्त होनी चाहिए। वहीं मायावती पर भी उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर वो राज्यसभा का टिकट बेचती थी, करोड़ों रुपए लेती थी। ये आपको बता दें कि सियासत में आने से पहले पीएल पूनिया नौकरशाह रह चुके हैं। मायावती की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो जो ये बातें बोल रहे हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं बोल रहे हैं, या उनका अनुभव मीडिया से वो साझा कर रहे हैं कि कैसा रहा। देखिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। आज जो इनके कोऑर्डिनेटर रहे हैं, इनके सांसद रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी पैसा लेती है, टिकटों में पैसा लेती है। हम तो ये कहते हैं कि ये लोग अब कह रहे हैं पैसा लेना मायावती के द्वारा तो पुरानी बात हो गई। वहीं लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा रावत ने बीएसपी कोऑर्डिनेशन पर विधानसभा टिकट के लिए 60 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पुष्पा रावत ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे देने के बाद ये आरोप। विधानसभा टिकट के लिए 60 लाख रुपए मांगने का आरोप लखनऊ
से खबर आ रही है। बीएसपी कोऑर्डिनेशन पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा रावत, जिन्होंने हाल ही में बीएसपी से इस्तीफा दिया, वो आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीएसपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से कार्यशैली है, क्या दलित प्रेम है या फिर किस तरीके से साइकिल चलाने वालों को, जिनके पास पैसे नहीं होते नामांकन दाखिल करने के, उनको राज्यसभा भेजा जाता है, उनको मौका दिया जाता है मेरिट के आधार पर। ये तमाम दावे हवाई होते दिख रहे हैं, क्योंकि बीएसपी में जो अंदर से लोग हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, इस्तीफा पार्टी से दे रहे हैं, कुछ निकाले जा रहे हैं, और निकाले जाने के बाद या इस्तीफा देने के बाद इस तरीके के आरोप बीएसपी प्रमुख मायावती की कार्यशैली पर, उनके दलित प्रेम पर, उनके एजेंडे पर और पार्टी में लंबे समय से क्या होता है उस पर। और इसी कड़ी में जुगुल किशोर के बाद पीएल पुनिया, जो कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी आरोप लगाया, जो मायावती सरकार में रह चुके, नौकरशाह रह चुके हैं, और अब पुष्पा रावत ने भी आरोप लगा दिया है। लखनऊ से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीपी सिंह ने कहा है कि अधिकारी अखिलेश के नियंत्रण में नहीं है, जो आदेश खुद मुख्यमंत्री ने दिया है वो सही नहीं मान रहे। डीपी सिंह ने कहा है कि एडहॉक टीचर्स को नियमित करने में मनमानी हो रही है और अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दिया था कि राजकोष से वेतन पाने वाले मौलिक रूप से रिक्त पदों के सापेक्ष अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाएगा। इस सैद्धांतिक सहमति के बावजूद भी उनके ही अफसर उसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। जनता के बीच उन्हें जाना रहता है, नौकरशाहों को जनता के बीच नहीं जाना रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नौकरशाहों को नियंत्रण में लेना चाहिए और राजनीतिक फैसले नौकरशाहों पर छोड़ने के बजाय स्वयं करने चाहिए। वहीं लखनऊ समाज कल्याण निर्माण विभाग के एमडी वीपी सिंह की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि संचालक मंडल की संस्तुति के बिना नियुक्ति हुई कैसे। हरिशंकर पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। याचिका जो थी वो मुख्य रूप से ये थी कि जो प्रबंध निदेशक हैं समाज कल्याण निर्माण निगम के, ये बिना किसी अधिकार के प्रबंध निदेशक बने हुए हैं और इन्होंने जितने भी प्रावधान हो सकते थे सभी का उल्लंघन किया। तो माननीय न्यायमूर्तिगण ने हमारे पक्ष को सुना और सुनने के पश्चात वो संतुष्ट हुए और इसी कारण उन्होंने इस मामले में नोटिस जारी की है, जिसमें उन्हें 4 हफ्ते में सफाई प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं कोल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। दरअसल 2 दिन में भारी बिजली संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हड़ताल की वजह से बिजली घरों को कोयले का स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। सूबे के 2 निजी बिजली घर पारीचा और हरदुआगंज को सिर्फ 15,000 मीट्रिक टन कोयले की सप्लाई हुई है, जबकि सूबे के सरकारी बिजली घरों को 65,000 मीट्रिक टन कोयले की सप्लाई हुई है। और फटाफट कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज के दिन जो घटी, सबसे पहले वाराणसी, जहां मंचलों को छेड़खानी करना आज महंगा पड़ गया। लड़कियों के परिवार ने बीच चौराहे पर मंचलों की जमकर पिटाई की। परिवार की माने तो 2 लड़के पिछले कई दिनों से उसकी बेटियों को स्कूल जाते वक्त छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़कों को परिवार ने चेतावनी तक दी थी, लेकिन नहीं माने, जिसके बाद परिवार ने मंचलों को रंगे हाथों पकड़कर धुनाई की, पुलिस के हवाले किया। आजमगढ़ के जीएमपुर कोतवानी थाना इलाके के मेंघई गांव में दबंगों का दिल दहला देने वाला कारनामा सामने आया। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को बेरहमी से पीट दिया। पिटाई से मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया है। मिर्जापुर के पटरी थाना इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने लूट की वारदात को यह अंजाम दिया। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रमा प्रजापति अपने किराना की दुकान के बाहर सो रहे थे। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर चक्का जाम किया, जबकि मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।